नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने पिछले अध्याय में साधारण रसों के कुछ द्रव्यों के बारे में बताया गया है। पिछले अध्याय में आपको साधारण रस के द्रव्यों के बारे में बताया है। अब आपको आगे अग्निजार, जो कि साधारण वर्ग का ही द्रव्य है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अग्निजार साधारण रस में आता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में अत्यधिक रूप से होता है। इसका आपको बताने जा रहा हूँ। अग्निजार साधारण वर्ग है। नाम संस्कृत में अग्निजार, हिंदी नाम अंबर बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एम्ब्रेसी बोलते हैं। पर्याय अग्निजार, अग्निज, अग्निगर्भ, अग्निज्वाला, अग्निनिर्यास, जरायु, वह्निजार, आरण्य बोधभव, वडवानल मल, वडवाग्निमल, सिंधु प्लव, सिंधु कला आदि इसके पर्याय शब्द हैं। इतिहास संहिता ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 8वीं शती में रसग्रंथों में, रसायनों में अभ्रक द्रुति प्रकरण, अभ्रक की चमक प्रकरण या द्रुति प्रकरण, यानी अभ्रक को और द्रुति बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए अभ्रक द्रुति प्रकरण में इसका अग्निजार का प्रयोग किया गया है। पारद जारण में इसका महत्व प्रतिपादित किया गया है। पारद की जारण में महत्व है, इसलिए इसको साधारण रस में प्रतिपादित किया गया है। परिचय, स्पर्म व्हेल जाति की बड़ी मछली, मतलब इसका कैसे कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में बताया है। स्पर्म व्हेल जाति की बड़ी मछली के आंतों में स्रवित होने वाला मोम सदृश पदार्थ होता है। इसका सड़ा हुआ आंत्र भाग है। गीला एवं तुरंत प्राप्त किया हुआ अंबर बड़ा ही दुर्गंध युक्त होता है, किंतु सूखने पर सुगंध से परिणित हो जाता है। सूखने पर जब ये अग्नि नामक मछली समुद्र में घास विशेष को खा लेती है। जब अग्नि नामक मछली का नाम है, वो समुद्री एक घास विशेष को खा लेती है, तो उसके आंतों में गतिरोध में एवं विबंध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध होता है और विबंध उत्पन्न होता है, और उसके आंत्र भाग में धीरे धीरे अवरोधजन्य सड़ान पैदा हो जाती है, जिसके कारण गर्भाशय प्रदेश भी सड़ने लगता है। कालांतर में इस कष्ट से मछली मर जाती है। कालांतर यानी अगर इसका कोई इलाज तो होता ही नहीं समुद्र में, तो उसका मछली मर जाती है। सड़ने के कारण आंत्र एवं गर्भाशय पानी में तैरने लगता है। सड़ने के कारण आंत्र एवं गर्भाशय पानी में तैरने लगता है। प्रारंभ में तो यह बहुत ही दुर्गंध करता है, किंतु वर्षों तक समुद्री पानी में घुलते रहने के कारण जब किनारे पर आकर लगता है, तब भी अति दुर्गंधित रहता है। मछुए आदि इसे उठाकर अपने मकान की छत के ऊपरी भाग पर वर्षों तक सुखाते हैं। सूखने के बाद स्वयं ही धीरे धीरे इसकी दुर्गंध नष्ट हो जाती है और सुगंध में परिणत हो जाता है। जब यह पूर्ण रूप से सूख जाता है, तब तो कस्तूरी जैसा सुगंधित हो जाता है। जैसे कस्तूरी में खुशबू आती है, वैसे खुशबू आने लगती है। यह राख के सदृश काले रंग सफ़ेद रंग का होता है। भार में हल्का, जल में घुलनशील, अग्नि में ज्वलनशील तथा गर्म करने पर संपूर्ण रूप से उड़ जाता है। इसमें काले काले बिंदु युक्त अपारदर्शक घन पदार्थ होते हैं। ये इसका परिचय है। मतलब कुल मिला के ये समुद्र से प्राप्त होता है और एक प्रकार की मछली से के आंत के रूप में सड़ा हुआ होता है, उस प्रकार प्राप्त होता है।
और मछली के मर जाने पर उसकी आंत सड़ जाती है, पानी मिल जाती है, तो वो एक प्रकार से मरी हुई मछली की आंत इसको माना जा सकता है, अग्निजार को। इसका प्राचीन काल में प्राचीन मत से यह अग्नि नक्र नाम की समुद्री जंतु का जरायु है। मतलब इसके आगे और भी आगे वर्णन किया है। पहले तो मछली बता दी थी आपको, मछली के बारे में वर्णन किया गया था। इसके बाद में प्राचीन मत से ये अग्नि नक्र नाम के समुद्री जंतु, कोई और जंतु मतलब मछली हो सकती है, और जंतु होता है, उसकी जरायु यानी गर्भकोश है। जरायु कहते हैं गर्भ का कोश, जिसमें गर्भ रहता है उसका कोश है। यह सूर्य रश्मियों से शुष्क होकर समुद्र के किनारे रहने वाले मत्स्यों को प्राप्त होता है। इसे अग्निजार कहते हैं। ये भी शास्त्रों में उल्लेख है इसका। स्वरूप: अग्निजार बहुत ही हल्का कपोत वर्ण का एवं अति सुगंधित द्रव्य है। ये पानी में तैरता है, घुलता नहीं है। अग्नि पर डालने से दुर्गंध के साथ जलने लगता है। इसके टुकड़े विषमाकृति के होते हैं। इसके टुकड़े को शाम पर श्वेत वर्ण के छींटे होते हैं। इसके टुकड़ों में शाम व श्वेत वर्ण के छींटे होते हैं। प्राप्ति स्थान: श्रीलंका के समुद्र, अरबियन समुद्र तथा भारतीय समुद्रों में भी ये मिलता है। यह पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय समुद्री भागों में विशेषकर मन्नार, सीलोन, अफ्रीका, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप के किनारों पर प्राप्त होता है विशेष तौर से। उपयोग: इसका औषधार्थ अनेक प्रकार का उपयोग है। समनार्थ उपयोग है। सुगंधित द्रव्यों का निर्माण होता है इससे। पारद जारण के लिए इसका प्रमुख उपयोग होता है। पारद के जारण में काम आता है, इसलिए इसको इसमें लिया गया है। अग्निजार के शोधन एवं मारण, इसके लिए लिखा शोधन मारण कैसे करेंगे। रसशास्त्र में अंबर के शोधन मारण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शोधन और मारण का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि अन्य जंतव द्रव्यों का, जानतव जो द्रव्य हैं, मुक्ता, प्रवाल, शंख, वराटिका आदि, ये भी समुद्र से प्राप्त होते हैं। मुक्ता, प्रवाल, शंख, वराटिका का शोधन मारण का विधान है। तथापि ऐसे जानतव द्रव्य को सुगंधित कस्तूरी अंबर है का शोधन मारण करना अनुचित है एवं गुण कर्म की दृष्टि से हानिकारक है। अतः अंबर का शोधन मारण कहीं नहीं होता और मिलता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त अग्निजार समुद्र के क्षारीय जल और क्षारीय किनारों के बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। रहने का औषधि की दृष्टि से इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। अतः इसकी पृथक शुद्धि की कोई आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि समुद्र के क्षारीय जल में कई महीनों तक पड़ा रहता है, इसलिए इसको शुद्ध करने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। अम्बर के गुण क्या हैं? यह रस में कटु है तथा गुण में लघु एवं उष्ण है माना गया है। यह दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। ग्राही है, ग्राही का मतलब मल को बांधने वाला है, ग्राही। त्रिदोषग्न है, तीनों दोषों का शमन करता है। विशेषकर कफ वातनाशक है, पित्त को बढ़ाता है। यह रक्त रोग से होने वाली बीमारियां, धनुर्वात, वातव्याधि तथा संपूर्ण वात व्याधि का नाश करता है। मेदोरोग नाशक है, मेदोरोग मोटापा उसका नाशक है। के साथ कस्तूरी के समान गुण धर्म वाला माना गया है, कस्तूरी के समान गुण धर्म वाला माना गया है इसको। ये पारद के वीर्य एवं बुभुक्षा को बढ़ाने वाला है, मतलब पारद के वीर्य, पारद की शक्ति को, मतलब पारद की शक्ति को बढ़ाने वाला है। और बुभुक्षा, बुभुक्षा बोलते हैं पारद के अन्य धातुओं को अपने आप में ग्रहण करने की शक्ति। मतलब पारद जब किसी धातु को अपने आप में ग्रहण करता है तो वो बुभुक्षा कहलाती है। वो अपने आप में ग्रहण कर लेता है उसको उसका संपूर्ण समाप्त करके अपने आप में ग्रहण कर लेना, ये बुभुक्षा। मतलब उसकी बुभुक्षा उसकी ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाता है। पारद की अन्य धातुओं को ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाता है तो उसे बुभुक्षा बोलते हैं। तो ये पारद की बुभुक्षा को बढ़ाने वाला तथा जारण कर्म में, उसके जारण कर्म में उपयोगी है। इसके उपयोग से पारद स्पर्श विधि हो जाता है। पारद को स्पर्श विधि कह सकते हैं, इसके उपयोग से स्पर्श विधि होता है। मैंने पारद स्पर्श विधि का मतलब उसको स्पर्श कर सकते हैं, वरना पारद को स्पर्श नहीं कर सकते, पारद को पकड़ नहीं सकते। वो उसको हाथ लगाएंगे तो आगे निकल जाएगा, पकड़ने में नहीं आता है। तो पारद, इसके प्रयोग से पारद स्पर्श विधि हो जाता है।
रस वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मात्रा एवं अनुपान इसकी है 1/4 रत्ती से आधी रत्ती तक, मतलब चौथाई रत्ती से लेकर आधी रत्ती तक इसकी मात्रा है। शहद और मक्खन घृतादि से प्रयोग करें। प्रमुख योग इसके चिंतामणि रस जो वात रोगों में काम आती है, विरहत्वाद चिंतामणि रस जो भी विरहत्वाद वात अत्यधिक वात होती है उसमें काम आती है। जवाहर मोहरा रस बटी ये हार्ट के लिए काम आती है। धात्री रसायन ये लीवर के लिए भी काम आता है, वैसे ताकत का भी है। याकुती रस, वडवानर रस, रत्नेश्वर रस आदि इसके प्रमुख योग है। इस प्रकार से इनके योगों का प्रयोग इसमें करते रहना चाहिए। ये आपको इस प्रकार से हमने आपको अग्निजार के बारे में बता दिया है। अग्निजार का यहाँ आपको ये समाप्त होता है अग्निजार का चैप्टर। अब इसी अध्याय में मैं आपको गिरी सिंदूर के बारे में बताने जा रहा हूँ। गिरी सिंदूर भी साधारण रस का एक द्रव्य है। साधारण रस में इसका प्रयोग किया जाता है। रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी इसे कहते हैं। साधारण रस वर्ग में है। नाम संस्कृत में गिरी सिंदूर है, हिंदी में इसको गिरी सिंदूर कहते हैं। रासायनिक नाम रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी है। संकेत HgO है। पर्याय रक्त रेणु भी है। इसका पर्याय है रक्त रेणु इसके पर्याय कहा जाता है। इतिहास रस ग्रंथों में इसका परिचय मिलता है, अतः यह कह सकते हैं कि यह 8वीं शताब्दी के बाद ही परिचय में आया है। रस ग्रंथों में परिचय इसका मतलब संहिताओं में इसका कहीं कोई परिचय नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी के बाद ही इसका परिचय हुआ है, उसके बाद ही ये शास्त्रों में वर्णित हुआ है। गिरी सिंदूर परिचय में गिरी सिंदूर सदृश लाल वर्ण का, चमकदार, सिंदूर के समान लाल वर्ण का होता है, जैसे सिंदूर होता है वैसे लाल वर्ण का, चमकदार चूर्ण है, वजन में भारी होता है सिंदूर की तरह। यह पारद और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह सूखी खुले वातावरण पर पारद ऑक्सीजन तथा ऊष्मा से प्रतिक्रिया कर प्रकृति में बनता है तथा पत्थरों के बीच पाया जाता है। यह खनिज के रूप में अत्यल्प मात्रा में कहीं कहीं अन्य खनिजों के साथ पाया जाता है, मतलब खनिज में अत्यल्प कम रूप में पाया जाता है और अन्य खनिजों के साथ पाया जाता है। इसे रक्तवर्ण का पारद चूर्ण भी कह सकते हैं। इसे रक्तवर्ण यानी लाल वर्ण का पारद चूर्ण भी इसे कहा जा सकता है। गिरी सिंदूर पारद का एक खनिज है जो शुष्क और लाल होता है। इसे पारद के मोटेराइट के समान मानते हैं। इसमें पारद के कुछ कण भी विद्यमान रहते हैं। रस रत्न समुच्चय में से बड़े बड़े पर्वतों के पत्थरों के बीच में इसको कभी कभी थोड़ा सा पारद शुष्क और लाल रंग की अवस्था में पाया जाता है। इसको मतलब कहते हैं किसी खनिजों के बीच में पाया जाता है, तो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में शुष्क उसके बीच में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। इसको गिरी सिंदूर कहते हैं। डॉक्टर सिद्धिनंदन मिश्र ने आयुर्वेदिक शास्त्र में इसे संदिग्ध द्रव माना है। सिद्धिनंदन मिश्र इसे संदिग्ध द्रव मानते हैं और इसका कोई औषधीय प्रयोग भी नहीं बताया गया है। सिद्धिनंदन मिश्र द्वारा प्राप्ति स्थान पर्वतों से है। शोधन मारण, इसका शोधन और मारण का कोई उल्लेख कहीं मिलता नहीं है, इसलिए इसका शोधन और मारण की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है। गिरी सिंदूर के गुण क्या हैं? गुणों के बारे में बताया गया है। यह रस में कटु एवं तिक्त तथा वीर्य में उष्ण है। रस में तिक्त, कटु एवं वीर्य में उष्ण है। ये त्रिदोष शामक तथा भेदी है। त्रिदोष को समन करता है। भेदी का मतलब मल का भेदन करके बाहर निकालता है, तोड़ तोड़ के बाहर निकालता है, भेदी है। देह लोहकर है। देह को लोह की तरह यानी देह को शक्तिशाली बनाता है, लोह की तरह बनाता है। ठीक है। नेत्र के लिए हितकारी है, नेत्रों के लिए हितकारी है तथा रसबंधन करने में अग्रगण्य है। रसबंधन पारद के बंधन करने में अग्रगण्य है, क्योंकि पारद को बंधन करोगे तभी तो पारद ग्राही होगा, तो पारद को ग्राही करने के लिए माना जाता है, इसलिए पारद को रसबंधन करने में अग्रगण्य है। यह भग्न संधान कर व्रण शोधन और रोपण, विषार्प, कुष्ठ, कंडु, विस्फोट,
और विषरोग नाशक है, इसको विषरोग नाशक कहा गया है। कुछ विद्वान गिरि सिंदूर को ही नाग सिंदूर भी मानते हैं, गिरि सिंदूर को नाग सिंदूर भी मानते हैं। रस जलनिधिकार ने सिंदूर कहकर इसके दो भेद कहे हैं, यथा गिरि सिंदूर नाग सिंदूर कृत्रिम है, नाग सिंदूर को रेड ऑक्साइड भी कहते हैं, यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इस प्रकार से आपका ये पूरा हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।